Welcome back. This is Rahul Rai and today we are going to discuss about circular motion. ठीक है, एक्चुअली हम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं नीट और जेई के लिए. उसमें हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सर्कुलर मोशन ऑन बैंक रोड. ठीक है, बैंक रोड मतलब क्या कि बहुत सी जगह जब टर्न आते हैं तो वहाँ पर जो रोड बनाए जाते हैं वो कुछ बैंक टाइप के बनाए जाते हैं. मतलब वहाँ पर क्या होता है, थोड़ा सा झुकाव रहता है. जहाँ से जिस डायरेक्शन में अपन मूव कर रहे हैं उधर थोड़ा सा झुकाव रख के और रोड बनाए जाते हैं. क्यों बनाए जाते हैं उसका रीजन सीखते हैं. ठीक है, जैसे अगर मैं आपसे बोलूँ कि इन जनरल अगर मैं कोई एक पत्थर लेता हूँ और उसको रस्सी से बांधता हूँ, उसको घुमाता हूँ. ठीक, तो अगर मैं उस पत्थर को घुमा रहा हूँ तो उस जो पत्थर है उसमें टूवर्ड्स फोर्स लगेगा सेंटर. ठीक है, एक जो स्ट्रिंग रहेगी मेरी, जो रस्सी रहेगी उसमें फोर्स लगेगा. ठीक है, उसमें टेंशन रहेगी. और क्यों रहेगा? क्योंकि उसमें जो ऑब्जेक्ट है उसमें सर्कल की वजह से, सर्कुलर मोशन की वजह से एक फोर्स लगता है mv²/r. mv²/r जो उसकी रेडियस होगी सर्कल की वो होती है r. v उसकी जो वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट की वो, और मास ऑफ द ऑब्जेक्ट. ठीक, तो अगर मैं उसको नॉर्मली बताऊँ आपको ड्रॉ करके, तो मान लेते हैं कि ये एक सर्कल ड्रॉ कर रहा है. ये मैंने एक रस्सी बांध दिया, ऐसा मैं उसको घुमा रहा हूँ, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट हो गया. ठीक, ये इसकी रेडियस होगी सर्कल की. जिस रेडियस में अपना ऑब्जेक्ट घूम रहा है तो यहाँ पर फोर्स लगता है mv²/r. ठीक है, इन सर्कुलर मोशन एक्सेलरेशन को हम बोल सकते हैं v²/r. ये होता है. ठीक, अगर मान लेते हैं ये अभी रस्सी है, रॉप है. अगर रॉप नहीं, जब आप टर्न करते हैं कहीं पर तो आपके पास कोई रोप नहीं होती, आपको घुमाने के लिए कोई रोप नहीं होती, कोई रस्सी नहीं होती. ठीक है, इसका और बेस्ट एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो मौत का कुआं जो अपन देखते हैं, बहुत सी बार सर्कस वगैरह आता है, वहाँ पे सर्कस में देखते हैं या कहीं मेला लगता है वहाँ पे देखते हैं. वहाँ पर बाइक वाला जो रहता है वो टर्न करता है उसमें अंदर. ठीक है, वो मूव करता है. तो उसको कौन बैलेंस कर रहा था? उसको जो बैलेंस कर रहा था वो mv²/r बैलेंस करेगा. ठीक है, तो ऐसे ये एक जनरल फॉर्मेट हो गया. ठीक, लेकिन अगर मैं आपसे बोलूँ कि इन जनरल फॉर्मेट में थोड़ा सा चेंज करना पड़ा और रोड की बात करें, रोड पर लेके आए उसको, तो यहाँ पर आपके पास कोई टेंशन देने को नहीं है. यहाँ पे कोई भी रस्सी नहीं है आपको बांधने के लिए. ठीक है, तो आप टर्न जो करेंगे वो किस बेसिस पर टर्न करेंगे? ठीक, तो बाहर जो फोर्स लगेगा अभी भी वही लगेगा बेटा, mv²/r. अगर आपकी वेलोसिटी होगी तो mv²/r. अब आप कितनी वेलोसिटी से उस टर्न को कवर कर सकते हैं? ठीक है, वहाँ पर कितनी स्पीड में आप उसको घूम सकते हैं वहाँ पर वो देखते हैं. मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए? अगर ज़्यादा हो गई, मान लो कि 90 डिग्री पर टर्न है और आपकी स्पीड जो है वो 100 किलोमीटर पर आ रहा है. ठीक है, या इससे भी अबव है, तो आप 90 डिग्री एंगल पर आपकी बाइक को इतनी स्पीड में घुमा नहीं सकते. ठीक है, तो उसके लिए जो रोड होता है उसको थोड़ा सा बेंड बनाया जाता है. ठीक, ताकि आप थोड़ी सी अगर ज़्यादा स्पीड भी है तब भी आप अच्छे से उसको क्रॉस कर सकें उस बेंड को. ठीक, तो यहाँ पर आपके पास कोई रस्सी नहीं है, फोर्स लग रहा है mv²/r, आपकी स्पीड है v. ठीक, तो अगर सर्कुलर ट्रैक की बात करें तो वो जो टेंशन है, यहाँ पर रस्सी नहीं है तो टेंशन जो है वो जो फोर्स लगेगा टुवर्ड्स सेंटर वो कहाँ से आएगा? वो आएगा बेटा आपके फ्रिक्शन से. ठीक, आपकी जो बाइक होगी, आपके जो बाइक के टायर्स होंगे और रोड के बीच में जो फ्रिक्शन लगेगा वो इस फोर्स को बैलेंस करेगा. ठीक, तो फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा होना चाहिए आपका जो बाहर जो फोर्स लग रहा है उससे. अगर आपका फोर्स जो है बाहर जो लग रहा है वो अगर फ्रिक्शन फोर्स से ज़्यादा हो गया तो आप गिर जाओगे बाहर से. ठीक, तो आप ना गिरे उसके लिए वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए वो फाइंड करते हैं. तो फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा होना चाहिए. ठीक, तो आप नहीं गिरेंगे, आप टर्न कर देंगे. तो क्या होगा? फ्रिक्शन फोर्स जो होता है वो u/n होता है. ठीक है, ये हम जानते हैं u/n. n क्या है? नॉर्मल रिएक्शन. n क्या है? नॉर्मल रिएक्शन. आपका जो ऑब्जेक्ट है ऐसा मूव कर रहा है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसका लगेगा वेट और ऊपर लगेगा बेटा उसका नॉर्मल रिएक्शन. तो ये नॉर्मल रिएक्शन हो गया. नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर होगा? वेट के बराबर होगा. ठीक, mg. तो म्यू mg इज ग्रेटर देन mv²/r. यहाँ पर mn जो हो जाएगा वो आपका कट जाएगा. मतलब ऑब्जेक्ट का कितना मास है आप जो बैठे हैं वो भी उसके में कंसिडर हो जाएगा. ये जो m लिखा है इसमें आपका और आपके ऑब्जेक्ट का, जो बाइक है या साइकिल है या जो कार है उसका मास हो गया.
ठीक, टोटल मास हो गया आपका ऑब्जेक्ट का। तो यहाँ से अगर मैं v की बात करूँ तो v स्क्वायर इज लेस देन म्यू जी आर को हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो म्यू जी आर। तो आपकी जो मैक्सिमम वेलोसिटी होनी चाहिए वो इसके बराबर हो सकती है, ठीक है, ताकि आप इजीली टर्न कर सके और गिरे नहीं, उसके लिए इसके बराबर हो सकती है। मतलब यहाँ पे मैं इक्वल टू का साइन भी लगा सकता हूँ। अगर इससे कम रहेगी स्क्वायर रूट ऑफ म्यू जी आर से कम रहेगी तभी आप उसको टर्न कर सकते हैं, या उसके बराबर हो जाए तो भी आप उससे टर्न कर सकते हैं, लेकिन अगर उससे ज़्यादा हो गई तो आप गिर जाएंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि अगर रोड को बैंड कर दिया जाए, अगर रोड को थोड़ा सा बैंड कर दिया जाए और आप ऐसा मूव कर रहे हैं, रोड थोड़ा सा बैंड है, आप ऐसा मूव कर रहे हैं, तब क्या कंडीशन बनेगी। तो अपन पता है कि मोशन ऑफ अ कार ऑन बेंड, ठीक। तो मान लेते हैं कि अपने जो रोड है उसको थीटा एंगल पर बेंड किया हुआ है, ये हमारी कार है ऐसा मूव कर रही है, ये रोड हो गया हमारा, और कार जो है वो ऐसे मूव कर रही है, ठीक। तो कार का जो वेट है वो नीचे लगेगा एम जी, ठीक, और थीटा एंगल है तो ये हो जाएगा, ये देखो ये 90 माइनस 90 हो गया हमारा, ये एंगल कितना हो गया 90, ये बनेगा 90 माइनस थीटा। और यहाँ पर एक परपेंडिकुलर देते हैं सरफेस के परपेंडिकुलर, तो एम जी का जो कंपोनेंट आता है परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में, ये 90 माइनस थीटा था तो ये बच जाएगा थीटा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो ये हो जाएगा थीटा। तो इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा एम जी कॉस थीटा, ठीक, नीचे आएगा एम जी साइन थीटा, ऐसे परपेंडिकुलर की डायरेक्शन में। अब यहाँ पर आपके इस सरफेस पर फ्रिक्शन लगता है, क्या लगता है, फ्रिक्शन लगता है, तो एफ अपन ने लिख दिया उस सरफेस से टच करके, ठीक। और जो परपेंडिकुलर लगता है वो क्या लगता है, नॉर्मल लगता है, नॉर्मल रिएक्शन लगती है, तो अपन ने नॉर्मल रिएक्शन लिखा। अब ये एंगल थीटा है, ये 90 माइनस थीटा, इसकी बात करें तो ये जो पूरा एंगल हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा अपने यहाँ ये वाला एंगल जो दिख रहा है आपको, ये हो जाएगा 90 थीटा, और ये जो बचेगा ये बचेगा अपना 90 माइनस थीटा, ठीक। तो ये नॉर्मल और डायरेक्ट वर्टिकल, क्योंकि अपने को क्या करना है, रिजॉल्व करना है, वो रिजॉल्व करेंगे अपन तभी अपन इसको फ्रेम में लाएंगे। तो फ्रेम में लाने के लिए नॉर्मल का ये इधर बचा बेटा, ये 90 माइनस थीटा हो गया अपना, तो जो एंगल बचा वो थीटा होगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों 90 है तो ये थीटा हो गया, तो नॉर्मल का ये कंपोनेंट आ जाएगा इधर एन कॉस थीटा, क्लियर। अब देखो कि अपने को नॉर्मल को अपने वर्टिकली तो रिजॉल्व कर लिया, हॉरिजॉन्टली भी रिजॉल्व करना पड़ेगा, तो थीटा की डायरेक्शन में cos थीटा आता है, थीटा की अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, n sin थीटा, ठीक है। तो अपन ने ले लिया n sin थीटा। अब जो फ्रिक्शन है उस फोर्स को भी अपने को रिजॉल्व करना पड़ेगा, फ्रिक्शन फोर्स को भी, क्योंकि वही आपको बैलेंस करना है। तो फ्रिक्शन फोर्स को जब अपन रिजॉल्व करेंगे ना तो डाउनवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि ये 90 माइनस थीटा है तो इधर आएगा आपका f sin थीटा, और थीटा की डायरेक्शन में आएगा बेटा cos थीटा, ये पूरा एंगल जो आपका कितना बनेगा, थीटा बनेगा, तो f cos थीटा f sin थीटा, ठीक। तो f sin थीटा जो है वो mg के साथ ऐड हो जाएगा, और f cos थीटा जो है वो आपका नॉर्मल का जो अपना कंपोनेंट है n sin थीटा उसके साथ में ऐड हो जाएगा, ठीक। और जब कार आपकी मूव कर रही होगी v वेलोसिटी से, तो बाहर की तरफ जो फोर्स लगता है v स्क्वायर बाई r वो हॉरिजॉन्टल में लगेगा, ठीक। ये अपना स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। अब अपन इसको सॉल्व करते हैं, इसको रिजॉल्व करके। तो यहाँ से देखो कि n cos थीटा इक्वल्स टू क्या है, mg प्लस f sin थीटा, तो n cos थीटा इक्वल्स टू mg प्लस f sin थीटा। दूसरा रिजॉल्व करते हैं बेटा हॉरिजॉन्टल वाला, ये वर्टिकल किया हमने, हॉरिजॉन्टल वाला करेंगे तो n sin थीटा प्लस f cos थीटा इक्वल्स टू mv बाई r। ये दोनों फोर्स इस फोर्स को क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं, तो ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन हो गई, ठीक। अब फर्स्ट इक्वेशन से अपन सॉल्व करते हैं, ठीक। जो F है फ्रिक्शन फोर्स है, ये फ्रिक्शन फोर्स है, तो जो F है वो क्या होता है, म्यू इनटू n, म्यू इनटू n का मतलब n मतलब mg cos थीटा, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा बेटा, n मतलब mg cos थीटा, क्योंकि n और mg cos थीटा क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है, यही इसको बैलेंस कर रहा है, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ कि म्यू mg cos थीटा। अभी बात समझ में, ठीक। अब फर्स्ट इक्वेशन से सॉल्व करें
तो एक काम करते हैं अपन, अभी f की वैल्यू म्यू इनटू n ही रखते हैं ताकि अपन पहले रिजॉल्व कर लें, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो n cos थीटा बाय फर्स्ट इक्वेशन क्या होगा इक्वल्स टू mg प्लस म्यू n sin थीटा। ठीक है, इसको उधर लिखेंगे तो यहाँ पर n को कॉमन करेंगे तो क्या आएगा अपना cos थीटा माइनस म्यू sin थीटा इक्वल्स टू mg। ठीक है, मैंने इसको n को कॉमन कर लिया होगा। अब n की वैल्यू निकालनी है तो n इक्वल्स टू क्या आ जाएगा अपना, ये पूरी जो वैल्यू है इसको डिवाइड कर देते हैं अपन mg से, mg में डिवाइड कर देते हैं तो mg बाय cos थीटा माइनस म्यू sin थीटा। म्यू क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। म्यू क्या है आपका, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ये सरफेस कैसी है उसके हिसाब से। ठीक, तो अपने पास n की वैल्यू आ गई है, n इक्वल्स टू क्या आ गया mg बाई cos थीटा माइनस म्यू sin थीटा। अब और आगे इसको सॉल्व करने पर, तो और आगे कैसे सॉल्व करेंगे बेटा अपन इसको, देख n की वैल्यू को इक्वेशन सेकंड में पुट करते हैं अपन। ठीक है, यहाँ पर भी f की वैल्यू रख देते हैं पहले, तो बाई इक्वेशन 2 n sin थीटा प्लस म्यू n cos थीटा इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाई r। ठीक है, n कॉमन कर लिया हमने, यहाँ पर आया sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाई r। अब n की वैल्यू पुट कर दें तो यहाँ पे लिखेंगे अपन कि पुटिंग the value of n, तो mg अपॉन cos थीटा माइनस म्यू sin थीटा, ये अपन ने n की वैल्यू लिखा होगा, इनटू sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा mv स्क्वायर बाई r। देखो यहाँ से एम कैंसिल आउट हो गया, मतलब वापस से ये बॉडी के जो आपका ऑब्जेक्ट है उसके मास पर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो यहाँ से v की वैल्यू चाहिए होगा, तो r को भी इधर जाके मल्टीप्लाई कर देते हैं g से, तो v इक्वल्स टू v स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा r g, ये हो गया मेरा sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा अपॉन cos थीटा माइनस म्यू sin थीटा। ठीक, अगर मैं इस इक्वेशन से cos थीटा को कॉमन ले लें, यहाँ से मैं cos थीटा को कॉमन ले लें, ऊपर नीचे दोनों से cos थीटा कॉमन लिया हमने, तो v स्क्वायर इक्वल्स टू आर जी, cos थीटा ऊपर से कॉमन लिया होगा तो क्या यहाँ पे sin थीटा, यहाँ पे cos थीटा नहीं है तो अपॉन जाएगा, sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है tan थीटा प्लस म्यू अपॉन यहाँ पे क्या बचेगा बेटा, यहाँ पे हो जाएगा 1, क्योंकि यहाँ से अपन cos थीटा को कॉमन ले रहे हैं, 1 माइनस म्यू tan थीटा। ठीक, और cos थीटा बने जो कॉमन लिया वो क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो v की जो वैल्यू है, अब मैं इसका स्क्वायर रूट ले लेता हूँ, तो आर जी और ब्रैकेट में लिखेंगे बेटा अपन ऊपर tan थीटा प्लस म्यू और नीचे लिखेंगे 1 माइनस म्यू tan थीटा और पूरे का लगाएंगे स्क्वायर रूट। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ ये अपनी वेलोसिटी आ गई पैड रोड के लिए कि जो आपका ऑब्जेक्ट है वो मूव करेगा मैक्सिमम इतनी वेलोसिटी से वो मूव कर सकता है, या इससे उसकी वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। यहाँ पे अपन क्या लगा देंगे, लेस देन और इक्वल टू का साइन लगा देंगे। अब सबसे मेन बात क्या है कि अपने को नीट के हिसाब से पढ़ना है, तो नीट के हिसाब से या जेईई के हिसाब से मैं आपको बताऊँ तो इस पर अभी तक 4 से 5 क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, बस इतना सा टॉपिक है, इसमें 4 से 5 क्वेश्चन आ चुके हैं अभी तक। ठीक, पहला क्वेश्चन मैं आपको बताऊँ नॉर्मली बेटा, तो एक क्वेश्चन ये आया था कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, तो टुवर्ड्स सेंटर कौन सा फोर्स लगेगा। ठीक, तो टुवर्ड्स सेंटर अगर आपने रस्सी से बंधा हुआ है तो टुवर्ड्स सेंटर उसमें फोर्स लगता है बेटा टेंशन टी। ठीक, ये आंसर था आपका। उसमें और भी ऑप्शंस दिए होते हैं, टी माइनस आर स्क्वायर बाई आर,
एम स्क्वायर माइनस टी 0, ठीक। तो यहाँ पर कौन सा फोर्स लग रहा है टुवर्ड्स सेंटर, अभी टेंशन लग रहा है, क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक। अगला क्वेश्चन का आपको डायरेक्ट 2016 में आया हुआ है शायद, हाँ, तो उसमें आपको सीधा सा आंसर दिया हुआ है, जो इसका आपने सॉल्व किया, जो आंसर आया यही दिया है कि आपसे बोला कि बैंक रोड के लिए वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, तो ये फॉर्मूला होता है, ठीक। अगर यहाँ पर थीटा की वैल्यू 0 हो जाता तो टेन थीटा 0 हो गया, टेन थीटा 0 की वैल्यू 0 होती है, यहाँ पर ये 0 हो गया पूरी वैल्यू, ठीक। तो म्यू आर जी और ये म्यू बचेगा अपने पास, ये अपना मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या वापस से वही वैल्यू आ जाएगी म्यू जी आर, ठीक है। अगर एंगल 0 हो जाएगा तो वापस से वैल्यू आ जाएगी अपने पास म्यू जी आर, ठीक। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आएगा, और इस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं वो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ ये पढ़ें, ठीक। 10-15 मिनट 20 मिनट में अगर आप एक क्वेश्चन अगर सीखते हैं तो अच्छी बात है। तो मेरे ख्याल से अगर आपको समझ में आया तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक। और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ने के लिए या समझने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको और भी बहुत सारे मतलब टॉपिक्स मिलते जाएंगे। अभी हम NLM तक पहुँचे हैं और हमको कंप्लीट फिजिक्स कवर करना है, सिर्फ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स रिलेटेड टू नीट एंड जेईई, ठीक है। थैंक यू। और अगर आपको मेरे बाकी के वीडियोस और पढ़ने इम्पोर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड तो आप फिजिक्स बाय राइसर सर्च कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।